नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत स्वच्छंदतावाद का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस वाद की पृष्ठभूमि और उसके उदय के कारणों पर हम विचार कर लेते हैं। वैसे तो प्रत्येक युग का साहित्य, प्रत्येक स्थान और देश का साहित्य स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों को अपने में लिए रहता है। हाँ, कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं। किसी समय के साहित्य में कुछ रूढ़ियों की अधिकता, रूढ़ियों पर वह अधिक आधारित हो सकता है, या किसी समय और किसी देश का साहित्य रूढ़ियों से मुक्त अपने आप को करता हुआ दिखाई देता है। तो फिर भी ये जो स्वच्छंदतावाद की जो हम बात करते हैं, तो ये एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये इसका प्रारंभ होता है। इस स्वच्छंदतावाद, जिसका अंग्रेजी पर्याय रोमांटिसिज्म है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वह जर्मनी के एक प्रसिद्ध आलोचक श्लेगर ने किया था, और उन्होंने कहा था कि यह अभिजात्यवाद का विपरीत है। तो इसके पश्चात लोगों ने इस रोमांटिसिज्म को अपनाया, जिसको हिंदी में हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं, और इसकी परिभाषाएं देने का भी प्रयास किया गया। इसके पश्चात रूसो, जो एक प्रसिद्ध विचारक भी हुए हैं, साहित्यकार भी हुए हैं, उन्होंने इसका बड़ा समर्थन किया और उन्होंने साहित्य में सहजता और सरलता का प्रतिपादन किया, जो कि एक प्रकार से इस स्वच्छंदतावाद की ही प्रवृत्ति थी। साथ साथ उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता का भी समर्थन किया ना। वे उनका कहना था स्वतंत्रता के विषय में कि आदमी जन्म तो स्वतंत्र रूप में लेता है, परंतु वह हर कहीं अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता है। ये जंजीरें हैं रूढ़ियों की, और अनेक जो सिद्धांत बना दिए जाते हैं उन सिद्धांतों की। जो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन ना। तो इन विचारों का, रूसो के जो विचार थे, इनका प्रभाव उसके बाद वाले विचारकों पर भी पड़ा। वर्ड्सवर्थ, उन्होंने जो उनकी रचना थी जो लिरिकल बैलेड्स, उसके संस्करण में, उनके दूसरा संस्करण था, तो उसकी भूमिका में उन्होंने इस रूसो के ऐसे विचारों का ही समर्थन किया और स्वच्छंदतावाद को बड़ी एक दृढ़ता प्रदान की। इस जो ये वर्ड्सवर्थ की लिरिकल ब्लेड्स की जो ये भूमिका है द्वितीय संस्करण की, इसको बल्कि स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र भी मान लिया गया। तो इस प्रकार ये स्वच्छंदतावाद पाश्चात्य देशों में, विशेषकर इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन देशों में ये विकसित हुआ, और धीरे धीरे इसका प्रभाव दूसरे देशों में भी हुआ। ये स्वच्छंदतावाद के उदय में, एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में जब इसका उदय हुआ आधुनिक युग में, तो उस समय की परिस्थितियों का बड़ा हाथ रहा इसके उदय में। उस समय औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था, और उसी के फलस्वरूप लोगों में वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह विकसित होने लगा था। उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी इसमें योगदान था, और इसमें साथ साथ लोग इसके कारण व्यक्तित्व के महत्व को भी समझने लगे थे। इससे पहले तक जो धर्म, आस्था और विश्वास की बातें थी, उन पर धीरे धीरे वैज्ञानिक
सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क प्रधान चिंतन हावी हो रहा था। तो इस प्रकार एक साहित्य में भी कुछ ये नए सिद्धांत, स्वच्छंदतावादी सिद्धांत धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे। साथ ही इन स्वच्छंदतावादी विचारों के स्थापित होने में एक जो अब तक जो एक परंपरागत जो रूढ़ियाँ थी, जिन्हें हम अभिजात्यवादी प्रवृत्तियाँ भी कह सकते हैं, उनका विरोध और उनके पीछे एक गतानुगतिक का जिसे कहते हैं आंख मूंद कर चलने की जो प्रवृत्ति थी, उसका विरोध या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां हैं, ये धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोगों में धीरे धीरे ये भावना आने लगी थी वैज्ञानिक सोच के परिणाम स्वरूप कि रूढ़ियां हैं और निरर्थक जो सिद्धांत जो लाद दिए गए हैं, इनको त्याग करके जीवन को भी स्वतंत्र और स्वच्छंद बनाया जाए और इसी प्रकार साहित्य में भी ये जीवन का ऐसा ही प्रतिबिंब उभर कर आए। तो इस प्रकार अभिजात्यवादी जो सोच थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और औद्योगिक विकास के कारण ये स्वच्छंदतावाद का उदय होता है। इसमें जैसे कि हमने देखा, रूसो और वर्ड्सवर्थ की जो विचारधारा है, उसका बड़ा प्रमुख हाथ रहा है। इसके बाद हम इसके मूल सिद्धांत या इसके पीछे मूल जो एक धारणा है, उसे हम समझते हैं। देखिए, स्वच्छंदतावाद का मूल है अभिजात्यवादी पुरातन रूढ़ियों का विरोध। उसके स्थान पर ये नवीन मूल्य स्थापित करना चाहता है, नवीन मूल्यों की स्थापना। और ये जो विरोध है पुरातन रूढ़ियों का, ये इसमें बहुत व्यापक है। इसमें यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो विरोध है, ये इस विरोध के कारण ही काव्य को या साहित्य को या किसी भी रचना को उसमें बाह्य नियमों की उपेक्षा करके कवि या साहित्यकार के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब तक जो काव्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था कि काव्य के द्वारा नैतिकता और सुधारवादी जो चीज़ है वो स्थापित होनी चाहिए, उसकी जगह स्वच्छंदतावाद ने आनंदवाद की प्रतिष्ठा पर बल दिया। व्यक्ति की महत्ता को दर्शाते हुए, व्यक्तित्व की प्रधानता को दर्शाते हुए ये नैतिकता और उपदेशात्मकता और सुधारवाद के विरुद्ध एक आनंद की प्रतिष्ठा पर बल इस सिद्धांत के मूल में है, स्वच्छंदतावाद के मूल में है। तो इसीलिए इसने, क्योंकि नाटक है या जो हमारी ट्रेजेडी वगैरह हैं या कॉमेडी है, जो दूसरे जो काव्य रूप जिन्हें हम कह सकते हैं, उसमें नैतिकता को ज़्यादा प्रश्रय मिलता है। तो स्वच्छंदतावाद में नाटक आदि के स्थान पर गीति काव्य को इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि स्वच्छंदतावादी जो काव्य है वो गीतात्मक अधिक है। इसमें साथ ही क्योंकि गीतात्मकता है तो उसमें व्यक्तिकता है स्वाभाविक रूप से, और उसमें कल्पना का समावेश ये बहुत अधिक करते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना के समावेश को आवश्यक मानते हैं। इसके साथ साथ ये अपनी अभिव्यक्ति को स्वच्छंद रूप में प्रकट करना चाहते हैं, यानी किसी भी प्रकार की जटिलता, दुरूहता, उसको ये अभिजात्य का प्रतीक मानते हैं। और अभिव्यक्ति पर सभी पर किसी भी प्रकार के ये बंधन या
उसमें जटिलता का ये खंडन करते हैं। यानी ये कहते हैं कि अब जो नैतिकता सिखाने वाला काव्य या उपदेश या सुधारवादी जो काव्य है वह एक प्रकार से अस्पताली काव्य है। तो उस काव्य को, अस्पताली काव्य को एक प्रकार से उन चीज़ों से मुक्त करना चाहिए, नैतिकता आदि से, उपदेश आदि से। तो इस प्रकार ये कुछ मूल सिद्धांत इस वाद की पृष्ठभूमि में काम करते हैं, जिनके आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं। इनमें जैसे कि हमने पढ़ा, स्वच्छंदतावाद है, ये कवि के व्यक्तित्व को बहुत अधिक महत्व देता है, बल्कि उसको व्यक्तित्व को महत्व देने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी करता है कि व्यक्तित्व क्या है। क्या वह कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पैतृक रूप में मिला है, या व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो हमारी परिस्थितियों से जिसका निर्माण होता है। क्या वह चेतन है, या इस चेतना से भी अलग अचेतन का भी उसमें कुछ अंश है। यानी इस सभी प्रकार के ये व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रश्न, उसका व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कुछ प्रश्नों पर ये गंभीरता से विचार करते हैं। और इसमें बहुत से ऐसे जो विचारक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व या मानव स्वभाव, मनोविज्ञान के विषय में जो विचार किया है, उनकी व्याख्याएं भी इसमें आ जाती हैं। जैसे ये रिचर्ड्स हैं और फ्रायड हैं, जिन्होंने अचेतन और एक काम के सिद्धांत पर उन्होंने काव्य को और साहित्य को की व्याख्या की थी। इसी प्रकार क्रोचे आदि हैं जो अभिव्यंजनावाद जिन्होंने प्रतिष्ठित किया था। तो व्यक्तित्व के विश्लेषण में ये स्वच्छंदतावाद है वो ज़्यादा रुचि लेता है। तो उसके कारण फिर कई प्रकार का इसका जो प्रवृत्तियां हैं, इस व्यक्तित्व के विश्लेषण के कारण और भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इसमें समा जाती हैं। जैसे जो अन्य प्रवृत्तियां हैं वह थोड़ी बहुत व्यक्तित्व के विश्लेषण से संबंधित हैं। दूसरा ये, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, इसके सिद्धांतों में भी है कि इसका जो आग्रह है स्वच्छंदतावाद का, वह जटिलता से सरलता की ओर है। जटिलता को कहीं भी ये पसंद नहीं करता, क्योंकि ये कहता है जो हमारे भाव होते हैं, भाव स्वच्छंद होते हैं और विचार होते हैं वो जटिल होते हैं। तो क्योंकि ये काव्य में भावना को अधिक स्थान देता है, भावों को बहुत अधिक महत्व देता है ना, तो इसलिए भावों की अभिव्यक्ति सरल, सहज और स्वाभाविक ढंग से होनी चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से इसका मानना है। लेकिन ये नहीं कि भावों को महत्व देता है तो विचार तत्व को बिल्कुल ही त्याग देता हो। नहीं, विचार तत्व भी है इसमें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रधानता इसमें भाव तत्व की है। जटिलता से सरलता की ओर ये अग्रसर है, तो ये भाव तत्व को अधिक महत्व देता है। बौद्धिकता को या जो विचार तत्व है उसे ये गौण महत्व देता है, उसका महत्व गौण मानता है ये। इस भाव तत्व का प्रबल समर्थन और प्रबल इसकी स्वीकृति के कारण ही ये जो स्वच्छंदतावाद का जो ये आंदोलन था ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ और काव्य में आगे आने वाले बहुत समय के काव्य तक काव्य पर इसका प्रभाव रहा स्वच्छंदतावाद का। साथ साथ हमने पढ़ा ये कल्पना की भी प्रतिष्ठा करता है, लेकिन ये काव्य जो है वो कल्पना के बिना, इसका मानना है कि कल्पना के बिना काव्य की सृष्टि नहीं होती। कल्पना वो भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए और भावनाओं के सही रूप से उनको साधारणीकरण के लिए भी और
जन सामान्य तक उन भावनाओं को पहुंचाने के लिए भी कवि कल्पना का सहारा लेता है। तो इसीलिए जो स्वच्छंदतावाद का मार्ग है वह कल्पना प्रवण होता है। तो धीरे धीरे क्योंकि ये कल्पना को अधिक प्रश्रय देता है या कल्पना तत्व को एक नवीन साहित्यिक मूल्य के रूप में ये देखता है और उसका विशद विवेचन भी करता है, उसका स्वरूप निर्धारण भी करता है, उसका दार्शनिक विवेचन भी ये कल्पना का करता है। तो इसके विषय में कहा भी गया है कि यहाँ जो कल्पना है उछलती कूदती है और पल भर में हवा हो जाती है, जबकि तर्क श्रृंखलाओं को खड़खड़ाकर उनका अनुसरण करता है। तो इसका मतलब जो इस काव्य की जो प्रवृत्ति है वो उछलने कूदने वाली कल्पना पर अधिक आधारित है। तो इसीलिए क्योंकि कल्पना पर अधिक आधारित है तो कुछ विचारक एबन क्रामी जैसे वो कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद है ये व्यक्तित्व का और आत्मनिष्ठता का, व्यक्तिकता का को अधिक प्रश्रय देता है कल्पना के साथ। तो ये जो जीवन की बाह्य अनुभूतियां हैं और यथार्थवाद है उससे पलायन कर जाता है और केवल आंतरिक अनुभूतियों पर केंद्रित रहता है। ये कल्पना की प्रतिष्ठा और व्यक्तिकता को अधिक महत्व देने के कारण ये इस पर थोड़ा सा आक्षेप लगाया जाता है। इसके बाद हम इस काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उसमें इसकी भाषा को देखें तो हमने पहले बताया कि जटिलता से सरलता की ओर इसका आग्रह है। तो ये हर कहीं जनसाधारण की भाषा की प्रतिष्ठा करता है। ये बिल्कुल लोक भाषा जिसमें कोई दुरूह अलंकार न हो, जो एक स्वाभाविक लय और ध्वनि पर आधारित हो, ऐसी भाषा का पक्षधर है। शास्त्रीय जटिलता का ये बिल्कुल उसे त्यागना चाहता है। काव्य की भाषा को बिल्कुल जनसाधारण की भाषा के निकट लाना चाहता है और इस प्रवृत्ति ने न केवल पाश्चात्य साहित्य को बल्कि दूसरे देशों के साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्य एवं जन भाषा के निकट आया। इस आंदोलन के फलस्वरूप कठिनता से सरलता की ओर आया और ये स्वच्छंदतावाद का ये जो भाषा विषयक जो दृष्टिकोण है ये काफ़ी मान्य हुआ। इसकी जो काव्य प्रयोजन या काव्य उद्देश्य या काव्य मूल्य यदि देखना चाहें हम, इसमें हमने पहले भी थोड़ा सा इसका उल्लेख किया था। तो काव्य मूल्य के रूप में ये नैतिकता या उपदेशात्मकता के स्थान पर आनंद की प्रतिष्ठा करता है और वह आनंद है सौंदर्यानुभूति का आनंद, यानी सौंदर्य के द्वारा प्राप्त आनंद। सौंदर्य यहाँ एक प्रकार से साधन है और आनंद उसका साध्य है। सौंदर्य को भी ये विभिन्न प्रकार से जो इसके विचारक हैं, इसके समर्थक हैं, वे उसकी व्याख्या करते हैं। उसे सौंदर्य आकांक्षा और सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा ये इसमें आवश्यक मानते हैं सौंदर्य अनुभूति में, और इन दोनों के संतुलन पर ये बल देते हैं। इसके साथ साथ इसके काव्य मूल्य में देखें तो हमने पढ़ा है कि ये व्यक्तित्व को अधिक महत्व देता है, व्यक्तिकता को, लेकिन साथ साथ उस व्यक्तिकता को ये सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए भी बड़ा व्याकुल रहता है। यानी कवि के व्यक्तित्व को प्रमुख मानते हुए ये उस कवि के व्यक्तित्व का एक प्रकार से निस्तारण या उस व्यक्तित्व को जन सामान्य के व्यक्तित्व के साथ आत्मसात करवा देना चाहता है। ये यानी इसका ये है कि जो भावना, जो भाव तत्व जो उस कवि के हैं वे सभी मानवों में समान रूप से वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाएं। यानी वही जो जिसे हम अपने भारतीय काव्य शास्त्र
के रस सिद्धांत में साधारणीकरण वाली जो बात करते हैं, उसी बात पर ये स्वच्छंदतावाद भी आ जाता है। बल्कि ये दोनों में ही व्यक्तिवादी भावनाएं उनको जन साधारण की भावनाएं बनाने में एक समन्वय स्थापित करना चाहता है। ये इसका एक प्रमुख प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वाद की कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे पहले हम कह सकते हैं कि ये जो इसका दृष्टिकोण है, विरोध है। इस स्वच्छंदतावाद के मूल में विरोध है। अभिजात्य का विरोध है, साहित्यिक परंपराओं रूढ़ियों का विरोध है। ये प्रत्येक नियम सिद्धांत जो साहित्य पर लगाए गए हैं, जो परंपरा है, जो मान्यता है, उसका उल्लंघन करता है, उसका विरोध करता है। तो हमें कहीं कहीं लगता है कि ये जो विरोध है, विरोध का जो इसका दृष्टिकोण है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो जो चीज़ पूर्वाग्रह पर आधारित है, उसे हम स्वस्थ विचारधारा नहीं कह सकते। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये पूर्वाग्रही ये एक दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ इसमें हमने देखा कि ये कल्पना तत्व को बहुत अधिक महत्व देता है। तो इसके प्रति भी कई विचारक विद्वान हैं, वो अपनी शंका दर्शाते हैं, और ये सत्य भी है। क्योंकि कल्पना की बहुत अधिक प्रयोग के कारण इसने अपनी अनुभूतियों को सौंदर्य प्रधान और बड़ा मनोरम और बड़ा हृदयग्राही तो बना दिया, लेकिन धीरे धीरे ये जो वास्तविक अनुभूतियां हैं उनसे दूर हटता चला गया और केवल कल्पना जगत में ही कवि विचरण करने लगा। यानी यथार्थ से पलायन जिसे कहते हैं, यथार्थ जगत से फिर ये काव्य असंपृक्त हो जाता है। यथार्थ से पलायन यानी पलायनवादिता का इस पर आरोप लगता है ना। ये तो इस पर के आलोचक ये कहते हैं कि ये कवि तो इनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई भिखारी है जो सपने में देखता है, कल्पना में खोता है और अपने आप को कहीं राजा अनुभव करने लगा कि मैं तो कहीं का राजा हूँ और ये है। और लेकिन जब जैसे ही वो कल्पना से बाहर आता है, उसकी वो निद्रा टूटती है, तो वही उसी हालत में विपन्न और गरीब हालत में भिखारी के रूप में अपने को पाता है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति है वह उसे हम कह सकते हैं वो लाभकर सिद्ध नहीं होती। तो ये इस पर कुछ इसकी सीमाएं कह लेते हैं या इसकी कुछ कमियां हैं स्वच्छंदतावाद की। इसके बाद इस वाद का महत्व या इसकी जो देन है, इसका साहित्य को या समीक्षा जगत को क्या कुछ दिया है, उस पर भी हम थोड़ा सा विचार करें तो हम देखते हैं कि इसने इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर साहित्य में भावनात्मकता की स्थापना की है। स्वच्छंदतावाद के परिणाम स्वरूप हम मानते हैं कि हिंदी में छायावाद का जन्म हुआ था, जो इसके पर्दे में ही हम अगले अंतिम बिंदु में हमने उल्लेख किया है। तो छायावाद का हम देखते हैं तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप उदय हुआ था। द्विवेदी युगीन कविता और उससे पहले की जो भारतेंदु युगीन कविता थी, उसमें भी इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता, सुधारवाद, ये प्रवृत्तियाँ अधिक आ गई थी। तो उसी के स्थान पर इसने भावनात्मकता को प्रश्रय दिया। तो ये तो छायावाद की बात है, लेकिन छायावाद भी कहीं स्वच्छंदतावाद से प्रभावित था। तो स्वच्छंदतावाद ने भी साहित्य में इतिवृत्तात्मकता का विरोध किया और उसके स्थान पर भावनात्मकता को स्थापित किया। साथ ही ये स्वच्छंद अभिव्यक्ति को मतलब प्रश्रय देता है। परंपरागत रूढ़ियों और
पुरातन जो परंपराएं हैं उनका निषेध करके काव्य के बंधे बंधाए नियमों को धत्ता बताकर और अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति पर बल देता है। तो स्वच्छंद अभिव्यक्ति साहित्य में एक होनी भी चाहिए, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हम इसकी देन मान सकते हैं। इस काव्य में साथ ही प्रकृति प्रेम बहुत अधिक है। प्रकृति काव्य, छायावाद को तो कई विचारकों ने प्रकृति काव्य कह दिया गया है। इसी प्रकार मानवतावाद, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना, मानवतावाद भी इसके चिंतन में या इसके काव्य सिद्धांतों में आता है, जिसकी इसने स्थापना की है काव्य में। तो साथ साथ अन्य जो इसकी जो प्रवृत्तियां हैं जो इसने साहित्य में स्थापित की, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जिन्हें हम छायावाद की प्रवृत्तियां कहते हैं, वे उनकी स्थापित करने में भी इस स्वच्छंदतावाद का बहुत अधिक महत्व है। जैसे हिंदी के छायावाद में जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना है, या एक सांस्कृतिक गरिमा का गान करता है ये, या इसके साथ साथ नारी विषय की इसका दृष्टिकोण है, नारी की गरिमा को स्थापित करता है। ऐसी भावनाएं भी, ऐसे विचार भी इसने साहित्य में स्थापित किए, तो ये इसका प्रत्यय है। तो आशा है कि आप इस व्याख्यान से स्वच्छंदतावाद से भली भांति परिचित हुए होंगे। धन्यवाद।